जिंदगी में या तो कुछ ऐसा कर जाइए जिसके बारे में दुनिया लिख सके, या फिर ऐसा लिख जाइए जिसे दुनिया पढ़ सके। सो गाइस, एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। छोटे से गांव का, छोटे से स्कूल का छोटा सा बच्चा अगर 6th ग्रेड में फेल हो जाए तो उसे डांटे ना, बल्कि ये सोचे कोई तो रीजन होगा। वही बच्चा जब और अच्छे स्कूल में जाए भविष्य बनाने के लिए और फिर रस्टिकेट हो जाए तो फिर बच्चे को जज ना करें, बल्कि यही कहें कोई तो रीजन होगा। 5.5 साल का प्यारा रिश्ता और 8.5 साल की शादी के बाद पत्नी छोड़ के चली जाए तो उस पति की काबिलियत पे शक ना करें, बल्कि ये कहें कोई तो रीजन होगा। वही व्यक्ति जब अपने बच्चे के लिए ड्राइंग बुक ना ले पाए और हर रोज भूल जाए तो उस पिता पर उंगली ना उठाए, बल्कि अपनी उंगली में ये रिंग पहने जो ये कहता है कोई तो रीजन होगा। दुनिया से थक हार के जब व्यक्ति जिंदगी खत्म करे और हॉस्पिटल के बेड पे हो और तब दुनिया ये ताना मारे एक काम तो ठीक से कर लेते हैं, बच गए, तो दुनिया को जवाब ना दे, बल्कि छुप जाए कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ वर्षों के लिए। क्योंकि जब आप छुपते हैं, when you are hiding from the world, you are creating hidden Hindu. So yes guys, इनको इंट्रोडक्शन की अभी जरूरत नहीं है, बट हम इंसान जो है इस पृथ्वी पे हैं, हम सबके साथ कुछ ना कुछ हादसा होता है जिंदगी में, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कई बार हमें अप्रिय लगता है। जिस तरह से अक्षत गुप्ता है, वेट कर रहे हैं क्योंकि उनकी पत्नी उनका बच्चा ले गई। इसी बात पे मैं एक बात बताना चाहती हूँ। 11 साल पहले जब मेरे पति मुझे छोड़ के चले गए थे तब उन्होंने मुझे ही नहीं छोड़ा था, मेरे 7 वर्ष के बच्चे को भी छोड़ के गए थे। और इसी बात पे मैं ये बताना चाहती हूँ, आज शिवरात्रि है, वुमेंस डे है और मेरा बच्चा हो चुका है 19 साल का, जिसका बर्थडे है। शी इज 19 ईयर्स ओल्ड टुडे। और अपने पति को, अपने एक्स हस्बैंड को कृतज्ञता से कहना चाहती हूँ कि अगर आप बच्चा ले जाते तो हम जी नहीं पाते। उसी तरह अगर अक्षत गुप्ता की पत्नी बच्चा छोड़ जाती तो वो लिख नहीं पाते। इसीलिए कहती हूँ गाइस, कोई तो रीजन होगा। सो हमेशा पॉजिटिव रहें, क्योंकि ऊपर वाला बहुत अच्छे से जानता है आपके साथ कब क्या कैसे होना चाहिए। बिकॉज जितनी भी सफलता पे आज इस वक्त आप अपने आप को देख रहे हैं, हर स्टेप जब पति ने छोड़ा या पत्नी ने छोड़ा या बच्चा लेके गए या बच्चा छोड़ के गए या हम फेल हुए हैं, हम पास हुए, ये संघर्ष की कहानी नहीं है, ये वो सफलता के वो लेटर्स हैं जिसकी वजह से आज आप पूरी दुनिया आपको सफल देख पा रही है। So yes guys, मेरे बारे में अगर आप नहीं जानते, so here it is. Hi, this is Anjana. 40 से 40 करोड़ लॉकडाउन के वो 40 दिन के ऑथर, जिसका इंग्लिश वर्जन है 40 to 40 million, which is available on Amazon. बट ये मेरा वीडियो नहीं है। 2021 से जब से मैंने सिखाना शुरू किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते करते, जब मैं अध्यात्म की तरफ जाती जा रही हूँ तो मेरे वीडियोस के नीचे काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम ये रिलीजियस चैनल नहीं है, क्यों धर्म की बातें कर रही हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों नहीं सिखाती हो। मुझे लगा कि ये सवाल मेरे पास भी आया कि वाकई में क्या मैं अध्यात्म की तरफ जा रही हूँ, क्या ये नेचुरल हो रहा है या मेरा चैनल रिलीजियस बनता जा रहा है। बहुत सारे सवाल मेरे दिल में थे और बहुत सारी क्वेरीज थी। मुझे लगा किसी धुरंधर इंसान को बुला लिया जाए जो मेरे ये सारे डाउट्स क्लियर कर दे। तो मेरे साथ आज हैं, आप खुद ही देख लीजिए कौन है। हम लाए हैं अक्षत गुप्ता जी को, और जो मेरे बहुत सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। वेलकम, नमस्ते। और बहुत सारे सवाल हैं और आपसे बहुत सारी बातें करनी है। थैंक यू फॉर कमिंग। और बेसिकली मैंने नहीं बुलाया है, आप जानते किसने बुलाया? जी ये बैठे हैं पिता और पुत्र बैठे हुए। आपको एक बात बताना चाहती हूँ, कोई भी काम मैंने आज तक पिछले 5 सालों में, जब लोग पूछते हैं कि क्या आपका सफलता का सीक्रेट है, मैं बोलती हूँ बस मैंने अपनी बुद्धि से काम नहीं किया। जो बुद्धि यहाँ से आती है, अंजना ऐसा कर लो, और मैं कर लेती हूँ। सो आपको बुलाना भी उसी का कॉलिंग है कि मुझे कहा गया। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आप आए कैसे यहाँ पे। सो पहली बार 1 हफ्ते पहले आपका पॉडकास्ट सुना। एक आशीष जी हैं जिनका पूरा अधिकार है कि उनका नाम लूं, क्योंकि उन्होंने ही पॉडकास्ट सुनाया था गाड़ी में जब मैं इंदौर से मुंबई आ रही थी जी। दूसरी बार मेरी एक अंजना आर्मी की दीपा है जो आपसे मिली थी दिल्ली में।
Okay. और उन्होंने शायद आपके साथ उनका कन्वर्सेशन हुआ, मैंने 3 या 4 बुक लिखी है और आपने उनको कहा अच्छा तुमने 4 बुक लिख ली, मैंने तो अभी तक 2 ही लिखी है, ऐसा कुछ आपका कन्वर्सेशन हुआ। एंड शी वाज सो एक्साइटेड, बोलती है मैम पता है मैं अक्षत गुप्ता से मिली। आई सेड अक्षत गुप्ता दूसरी बार फिर मेरे जीवन में आया और तीसरी बार आज आप खुद पधार गए हैं यहाँ पे। सो डेफिनेटली मेरी मर्जी नहीं है, किसी ने बुलवाया है। और एक और बात बताना चाहती हूँ आपको, इनसे जो उतना भी मेरा बॉन्डिंग है, या तो आपने बहुत बड़ा कुछ मांगा है ऊपर वाले से, है ना, जिसकी वजह से आपको बुलाया गया है, क्योंकि अब शायद उसका पूरा होने का टाइम आ गया। तो पहले तो ये बताइए मांग क्या रहे हैं आप बड़े ऊपर वाले से? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं? मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ। मुझे अपने जीवन से जितनी उम्मीद थी, हाँ, मैं अपने आप को जहाँ देखना चाहता था, बिना मांगे इनसे उससे ज़्यादा मिल चुका है। तो जब बिना मांगे मिल रहा है, हाँ, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू व्हाट आई एम गेटिंग। मैं बहुत ज़्यादा आभार में हूँ और भाव विभोर हूँ। ओके। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि नहीं, मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं फ़िलहाल यूनिवर्स से भी कुछ नहीं मांग रहा हूँ। मैं जिस लेवल से ज़िंदा बच के वापस आया हूँ, मुझे ऐसा लगता है दैट एवरी डे दैट आई एम लिविंग, every meal that I'm eating, every breath that I'm taking, every new person that I'm meeting, it is all a bonus for me. तो मैं तो जाने को तैयार हो गया था 2014 में। 2014 में? जी, मैं कहाँ तो जाने की तैयारी? मैं ये पृथ्वी, ये जो क्या बोलते हैं, this ball, हाँ, the blue ball, the blue ball of the हाँ, solar system. I was super prepared to leave it. पर शायद वक्त नहीं आया था, तो भगवान जी ने बोला कि सुनो भाई, तुम वहीं रहो अभी चुपचाप। तुमको हमारे पास कब आना है वो हम डिसाइड करेंगे, तुम नहीं करोगे। तो वहीं रहो और सर्व करो जो पर्पस है। तब तक ये नहीं पता था कि पर्पस क्या है, क्योंकि तब हम रेस्टोरेंट चलाते थे, 5 रेस्टोरेंट्स था इंदौर में, काम वाम ठीक ठाक था। वहाँ से रेस्टोरेंट से राइटिंग का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और क्यों मैं सफल हुआ, उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। आपने या तो बहुत जोर से मांगा होगा ऊपर वाले से कि कुछ तो कर दो, यू नो, दिल से। कहते हैं कि ऊपर वाले के सामने जब आप खूब दिल से रो लेते हो, यू नो, कि बस हो गया, तब ऊपर वाला बहुत कुछ देता है। मुझे ऐसा लगता है शायद ऐसी जर्नी थी आपकी। मैं दिल से रो के मैंने कई बार ये ज़रूर बोला था कि बस हो गया, है ना। पर मैंने आज जहाँ मैं हूँ, हाँ, वो मांगना नहीं पड़ा। शायद उनको सुनाई पड़ा कि हाँ यार, इसके साथ ज़्यादा ही अति हो गया है ना। तो चलो थोड़ा इसको। आपको ऐसा लगता है क्या? मतलब मैं कई बार सुनती हूँ कि जो सफल लोग होते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ होता है, कहीं ना कहीं कुछ ट्रेजेडी हुई होती है। तो ट्रेजेडी का ही रिजल्ट होता है सक्सेस? इज इट मतलब कंपलसरी है या नहीं? नहीं, कंपलसरी नहीं है। सोल के एज की बात होती है मेरे हिसाब से। हाँ। मेरा ये मानना है कि जब आपको चोट लगती है तो आप और परिपक्व होते हैं, आप पकते हैं, है ना। तो हम क्लासरूम में भी बोलते हैं ना कि फलाना टीचर बहुत पका रहा है यार, बहुत पकाएगा, लेकिन कुल मिला के आपको पता भी नहीं चलता है कि आप सीख रहे होते हैं। भले वो टीचर क्या सिखा रहा है या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है वो ना सीख रहा हूँ, पर आप किसी एक को बेमन बर्दाश्त करना सीख रहे होते हैं। आप उस पूरे लेक्चर में बेमन बैठने का पेशेंस रखना सीख रहे होते हैं। आप तैयार होते हैं कि कल ये फिर आएगा और मुझे यहाँ फिर बैठना है ना। तो आप आगे उस तरीके की बहुत छोटी छोटी चीज़ों की तैयारी सबकॉन्शियसली करते होते हैं जो एक्चुअली आप फेस नहीं करना चाहते हैं, पर आपको पता है कि चारा भी नहीं है। सो अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली यू स्टार्ट मेकिंग पीस विद whatever is on its way to you, good and bad. तो आपको लगता है कि मैं यहाँ बोर हो रहा हूँ और ये पका रहा है, लेकिन आप एक्चुअली पकते होते हैं। You're getting matured and you're getting prepared for something or the other. तो वो बोलते हैं ना कि क्यों डरे, ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। सो वो, और इसी को अंग्रेजी में कुछ लोगों ने कहा है कि either I win or I learn. सो वो वही वाली बात है। तो आप और हम सभी लोग इनकी छत्र छाया में सीख रहे हैं। और जो आ रहा है रास्ते में, जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो भी लोग आ रहे हैं, मैं बहुत निस्वार्थ भाव से और बिना किसी हिडन एजेंडा के
आई एम एक्सेप्टिंग एवरीथिंग एज दे आर, whoever they are. तो अभी वर्ल्ड बुक फेयर में था मैं 10 तारीख से 18 तारीख तक. मुझे बहुत सारे तजुर्बे मिले. एक बच्ची आई, खूब तो उसके चेहरे, उसके हाव भाव, उसके बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा था कि शी इज़ अ हैप्पी सोल. वो आई, वो गले लगी और रोने लग गई, और वो बहुत रोई, और मुझे पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट नो हर, पर मेरा भी जी भर रहा था. मेरे को भी रोने जैसा फील हो रहा था. और ना वो उसके पहले मुझसे कभी मिली थी, ना मैं उससे उसके पहले कभी मिला था. तो ये बहुत आई स्टिल डोंट नो हु शी इज़. बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग आपको मिलते हैं और आपको अलग अलग तरीके का अनुभव देते जाते हैं, जो आपको ये सोचने पे विवश करता है, मजबूर करता है, कंपेल करता है कि 2014 में मर जाता तो कितना कुछ मिस हो जाता, नुकसान कर देता. हाँ, और अगर वो सब मिस कर देता तो शायद, क्योंकि वो पेंडिंग रह जाता ना, वो करना था और वो हुआ नहीं. जैसे उस बच्ची से मिलना शायद लिखा हुआ था, पर अगर मेरी बात उस समय मान के मुझे ऊपर बुला लिया जाता तो उस बच्ची से किसी और रूप में, किसी और शरीर में मिलने के लिए वापस यहाँ आना पड़ता. और फिर जर्नी वही बचपन से शुरू, फिर वहीं से शुरू हो जाते हैं. तो बैक टू स्क्वायर वन पहुँचने से अच्छा है कि जितने कार्मिक कनेक्शन आप क्लोज कर पाएँ. तो मुझे लग रहा है कि अब मैं यहाँ इसलिए हूँ कि मुझे बहुत सारे कार्मिक कनेक्शंस क्लोज करने हैं. और इसलिए मैं, जब आप कुछ चीज़ मांगते हैं ना अंजना जी, तो आप ये बता देते हैं गलती से कि आई एम नॉट डन विद दिस लाइफ, आई एम नॉट डन विद दिस वर्ल्ड, है ना, कि मुझे इस चीज़ की लालसा है, अभी मुझे इस चीज़ की कसक है. तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ लगातार कि मुझे ऐसी किसी चीज़ की कसक ना हो. मैं टी शर्ट, जीन्स, शर्ट, ट्राउज़र्स, शूज़, ये सब पहनना 1.5-2 साल पहले छोड़ चुका हूँ. मैं सिर्फ कुर्ता पजामा पहनता हूँ, और वो भी सब लोकल ब्रांड्स. कोई रीज़न उसके पीछे? हाँ, जेनजीज और बाकी सब जो हैं वो फॉरेन के बड़े बड़े ब्रांड्स को तो बचा ही लेंगे. डॉल्चे गबाना, ये सब लोग ख़त्म नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनको बचाने और उनको हमारी जेंजी है. हाँ, मतलब हम लोगों को, बहुतों को ये भी नहीं मालूम है कि ज़्यादातर ब्रांड्स जो पहनते हैं वो ब्रांड्स वहाँ के अलग अलग रिच फैमिलीज़ का सरनेम है. सिर्फ सरनेम है उनका. तो वो अपनी लीगेसी बढ़ाने के लिए अपने सरनेम से जो ब्रांड बनाए हैं, आप उनके सरनेम को खरीद रहे हैं, क्योंकि वो अब उनका ब्रांड है. तो वो आप उनकी लीगेसी बढ़ाने के लिए आप खर्च कर रहे हैं. लोग अपनी लीगेसी बढ़ाने के लिए खर्च करते हैं, लेकिन आप, और ऐसे बड़ा बड़ा लिखा रहेगा किसी कंपनी का नाम, और आप वो जो लिखा होगा ना, सिर्फ उस वर्ड के लिए ज़्यादा पैसा देंगे. Very true. तो मुझे लगता है कि ये करने से बेहतर ये है कि मैं लोकल वीवर्स का साथ दूं, और कम से कम वो ना सही तो आत्मनिर्भर भारत वालों का साथ तो दूं ही. तो 1100 से 1500 रुपए में बहुत बढ़िया कुर्ता आ जाता है. बहुत सारे ऐसे कुर्ते हैं जो 400 से 700 रुपए में आ जाते हैं. अच्छे आ जाते हैं, बहुत अच्छे. वो कंफर्टेबल होते हैं. वो 10-20 बार चल जाते हैं. जितना आपका वो ब्रांड वाला चलता है, उतना चल जाता है, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल से ही हमारी क्वालिटी अच्छी है. भाई अगर रुई की क्वालिटी अच्छी है तो धागा अच्छा ही बनेगा, कपड़ा अच्छा ही बनेगा. और रुई की क्वालिटी मिट्टी से आती है, तो हमारी मिट्टी अच्छी ही है ना. तो ये मैं इस तरीके के पजामे पहनता हूँ हमेशा. मैं सीधा वाला पजामा भी नहीं पहनता हूँ, मैं यही पहनता हूँ. इसमें आपको कभी कोई ब्रांड नहीं मिलेगा. ये लोकल वीवर्स बनाते हैं, और ये आपको लगभग हर शहर में, बड़े शहर में मिल जाएगा. ये 250 से 400 रुपये का आता है. 10-15 बार आराम से चलता है. जब फट जाता है तो घर की सफाई के बहुत अच्छे से काम आता है. ये खूब अच्छे से पानी सोखता है, और झाड़ देने से डस्टिंग हो जाती है. तो मल्टीपर्पज़ चीज़ें हैं, और बड़ा आराम से चल रहा है. आपको मेरे हाथ में जो घड़ियाँ भी मिलेंगी वो ज़्यादातर लोकल घड़ियाँ मिलेंगी. आपको कंपनी और ब्रांड्स की ब्रांड्स मिलेंगे, लेकिन वो इंडियन ब्रांड्स होंगे. आपको मेरे पास हिंदी में लिखा डायल मिलेगा HMT का. जी, HMT. वाओ. तो मुझे लगता है कि पहले भाई आप और हम भी यही चाहते हैं ना कि भाई पहले अपना घर भर लो. पहले तो हमारा घर, पहले अपना घर भर लो. हमारा देश, हमारा आपके पास जब आपका महीने भर का राशन होगा ना, तो आप 1 हफ्ते का राशन किसी को हेल्प के तौर पे दे देंगे.
तो मैं अपने लोगों का घर भरूंगा, मैं डॉल्चे गाबाना का क्यों भरूं? नहीं भरूंगा मैं। हाँ, बिकॉज ये बहुत अच्छी बात बोली। और ये पता नहीं, ये जो आज आपने टॉपिक छेड़ा, थोड़े ही दिन पहले मैं दिल्ली गई हुई थी, मेरा सेमिनार था और वहाँ पे एक स्टूडेंट मिलने आई थी। उसने भी मुझे यही बात बताई कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स जब बन रहे होते हैं और जिस तरीके से बन रहे होते हैं, वो बहुत मतलब अपना टॉपिक वो नहीं है, बट उसने मुझे समझाया कि नहीं, ये हम सब तो नहीं फ्री होना फ्लोइंग कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। एक शब्द आजकल की जनरेशन ने बनाया है, बड़ा मस्त शब्द है। वो शब्द है फोमो। व्हाट इज दैट? हाँ, फोमो का फुल फॉर्म होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। ओके। और इन ब्रांड्स को ना फोमो क्रिएट करना आता है आप लोगों के, कि उसने पहना हुआ है, मैंने अच्छा, एप्पल का फोन है उसके पास, हाँ, अब तो मुझे चाहिए, बिकॉज आई फील लाइक पता है एप्पल में नया फीचर क्या आया है। और सामने वाले जिसके पास नहीं होता ना, उसको लगता है कि ही और शी स्टार्ट्स लिविंग इन दैट फोमो, क्या फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार मैं पीछे छूट जाऊँ, मेरे पास ये नहीं है। ये कई बार प्लान्ड स्ट्रैटेजी के तहत किया जाता है आपके साथ। और कई बार कई बार नेचुरली भी होता है। जैसे अभी एक फिल्म लगी थी हनुमान, साउथ इंडिया की फिल्म थी, गजब की फिल्म थी। तो मैं वहाँ जब देख के निकला, आई वाज सुपर हैप्पी। तो मैं लोगों को बोला था हनुमान फिल्म देखी, तो बोलते थे नहीं। तो मैं था नहीं देखी, आप भी वही कर रहे थे। हाँ, लेकिन वो नेचुरली हो रहा था, वो होता ही है। हाँ, लेकिन ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, वो उसको प्लान करके स्ट्रैटेजी के तहत आपके अंदर इस चीज़ को डाल देते हैं कि अगर आपके पास XYZ चीज़ नहीं है तो आप इन्फीरियर हैं उन लोगों के कंपैरिजन में जिनके पास वो है, और आप वहाँ होना चाहते हैं। तो आप नहीं जानते हुए भी एक ऐसे रेस में भाग रहे हैं जिसमें आपको पता है कि आप कभी नहीं जीत सकते। तो बहुत लोगों को ये समझने की सख्त ज़रूरत है कि अगर आप इस देश में उन चुनिंदा सबसे अमीर लोगों में नहीं हैं, अंबानी, अडानी, विजय माल्या, ललित मोदी, इस तरीके के लोग, कोई गलती नहीं है भाई, वो कमा पाए, उन्होंने कमाया, राइट। अगर आप इन 4-8 नामों की श्रेणी में 140 करोड़ के देश में नहीं है, और आप अगर इस देश के चुनिंदा सबसे ज़्यादा गरीब लोगों में नहीं है, तो उन सबसे गरीब लोग और उन सबसे अमीर लोगों के बीच में आप कौन है, उससे देश के किसी शख्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर आप किस रेस में? ये मालूम है, ये रेस ऐसा है ना अंजना जी की, रोड पे बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं और आपको लगा कि इस गाड़ी से आगे मैं गाड़ी निकालूंगा, आपने खूब तेज़ चलाया, आप उस गाड़ी से आगे आ गए, पर आगे तो और गाड़ियाँ हैं, क्योंकि वो रोड है ना। और रोड कभी ख़त्म नहीं होता, हर रोड कहीं ना कहीं किसी ना किसी से जुड़ता रहता है। तो आप कितना तेज चला लेंगे कि आप एक गोल रोड में सबसे आगे हो जाएं? आप आगे हो ही नहीं सकते। हाँ। तो फिर तेज क्यों चला रहे हैं? तो मेरे पास एक भी कार नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मैं जब ऑटो में चलता हूँ बम्बई शहर में या दूसरे शहर में जाके कैब में चलता हूँ, तो वो कैब चलाने वाला व्यक्ति या वो ऑटो चलाने वाला व्यक्ति हर दिन एक नया चेहरा होता है, उसके पीछे एक अलग तरीके का तजुर्बा होता है, उसके पीछे उसके जीवन की एक अलग कहानी होती है। वो तैमूर नाम के ज़िले से आया होता है जो कि बिहार में पड़ता है, और वो मुझे सिखाता है कि एक ज़िला है बिहार में जिसका नाम तैमूर है, जो मुझे नहीं पता है। ये ऑटो की वजह से हो पाता है, या टैक्सी ड्राइवर से हो पाता है। तो अगर मेरे पास एक गाड़ी होगी तो उसको चलाने वाला एक शख्स होगा, एक व्यक्ति होगा जिसके बारे में पता चलते चलते मुझे सब पता चल जाएगा, और उस दिन के बाद मैं उससे कुछ नहीं सीख पाऊँगा, लर्निंग खत्म हो जाएगी। कि मुझे पता होगा कि उसकी क्या दिक्कतें हैं, उसके घर में कौन कौन है, उसके बच्चों की उम्र क्या है, कितने बच्चे हैं, कौन से क्लास में पढ़ते हैं, आज की डेट में वो उसका क्या चीज़ गिरवी रखा हुआ है। और मेरी अंडरस्टैंडिंग अबाउट ह्यूमंस, और बम्बई जैसे शहर में सफ़र बहुत है, घंटों घंटों का सफ़र है एक जगह से दूसरी जगह। तो आप सोचिए ना कि कितने घंटे ख़राब हो जाएंगे ना अगर आप एक ही फिल्म रोज़ क्यों देखेंगे? वेरी ट्रू। आप नई फिल्में देखेंगे ना। तो मेरे पास कोई कार नहीं है, मैं घर खरीदने की क्षमता रखता हूँ लेकिन मेरे पास घर नहीं है, और मैं किराए के घर में बाई चॉइस बहुत खुशहाली से रहता हूँ, क्योंकि मुझे भी टाइम ये समझ में आया है कि अगर मैं जिस घर में आज 60-70 हज़ार रुपए के रेंट में रह रहा हूँ 34वें माले पे मड आइलैंड पे, जिसमें दोनों तरफ समंदर दिखता है, ठंडी हवा बहती है और शांति है, अगर मैं उसको खरीदने जाऊँगा तो कुछ 6-6.5 करोड़ रुपए का पड़ेगा। 6-6.5 करोड़ रुपए का 1%, जो कि
मैं कम ही बोल रहा हूँ, आज की डेट में 1% में कोई आपको इंटरेस्ट पे पैसा नहीं देगा। मैं आपको इंटरप्ट करूँ क्या? जी। मैं सबको बताना चाहती हूँ जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए, ये बहुत सही बात करने जा रहे हैं। या कंटिन्यू। तो 6-6.5, अगर हम राउंड फिगर में उसको 6.5 ना बोलते हुए 6 करोड़ भी बोले तो 6 करोड़ रुपए का 1% 6 लाख रुपए होता है हर महीने। और मैं उस घर को लेके, आपको हमको क्या लगता है कि हमने घर खरीदा, ये घर हमारा हो गया? नहीं, हाँ, वो घर हमारा नहीं होता, हम उस घर के हो जाते हैं, है ना। फिर आप प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं, फिर आप रजिस्ट्री फीस देते हैं, उसके बाद आप उसके मेंटेनेंस पे करते हैं, और उसके बाद जिस रोज़ आपको ऐसा लगता है ना कि आज यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक नया टाउनशिप बन रहा है जिसमें एक नया घर है जो कि इससे सुंदर है, इससे बड़ा है, और मुझे वहाँ रहना है, आप वहाँ तब तक नहीं जा पाते हैं जब तक आप इसको बेच ना दें। Very true. और आप फिर आपको समझ में आता है कि मैं घर नहीं बना रहा था, मैं घर को नहीं, जैसे हम सोचते हैं ना कि ये प्रॉपर्टी अटका लो, ये शब्द है, लोग ऐसी बात ये फ्लैट फंसा लो। हाँ। आप फंसाते नहीं होते, आप फंसते होते, आप फंस रहे होते हो। उसके बाद आप उस घर में फंसे रहते हैं, और हमको लगता है कि बस एक परमानेंट घर हो जाए। आप और मैं खुद ही परमानेंट नहीं, एग्जैक्टली। तो हम क्या कर लेंगे परमानेंट घर बना के? और अनगिनत एग्जाम्पल हम सब के आसपास होगा कि एक व्यक्ति काम करना शुरू किया, फिर उसने एक ऐड देखा कि एक महल हो सपनों का, फिर उसने, और वो ज़्यादातर बैंक का ऐड होगा, जिसके बाद वो या बिल्डर का ऐड होगा या बैंक का ऐड होगा, ये दोनों मिले होते हैं। और उसके बाद फिर वो जैसे तैसे EMI वगैरह का जुगाड़ करके बैंक से एक पैसा ले लेता है, आने वाले 15 साल 20 साल वो उस घर का EMI चुकाता रहता है। जब तक उसकी EMI ख़त्म होती है तब तक वो बूढ़ा हो जाता है, और उसका जो बच्चा होता है ना, वो उस शहर में नहीं रहना चाहता। Very true, अब वो जिस शहर में वो बच्चा जाना चाहता है, उस शहर में उसको बसाने के लिए या तो ये व्यक्ति उसी घर को बेचता है, और या फिर उसके मरने के बाद उसका बच्चा उस घर को इनकैश कराता है, और अपने लिए कुछ करता है, चाहे करियर बनाता है, चाहे देश बदलता है, चाहे शहर बदलता है, चाहे एक नया घर खरीद के फिर वही गलती करता है। लेकिन वो घर जिसको बसाने और बनाने में वो अपने जीवन का सबसे ज़्यादा पावरफुल 20 साल लगा दिया, वो उम्र होती है 25 से 45, 25 to 45 या 30 to 50, और वो EMI में चले गए। वो EMI में चले गए, वो देश नहीं देखा, वो दुनिया नहीं देखा, वो अपनी इच्छाएं पूरी नहीं किया, क्योंकि उसको वो घर बचाना था जो उसकी अगली जनरेशन डंकी पिक्चर देखी यूं बेच देगी। डंकी देखी नहीं, अभी तक नहीं देखी। उसमें भी इसी तरह की मुझे बहुत पसंद आई थी, आप देखिएगा जरूर। देखूंगा। मतलब वो एक होता है ना कि हमको विदेश जाके ही हम कुछ कर पाएंगे, वहीं जाके कमा पाएंगे, वहीं जाके हमारा भारत में घर बन पाएगा, उसी पे बेस्ड है। सो उसकी जो हीरोइन थी उसको अपना घर बचाने के लिए भागना था, डंकी करके जाना था क्योंकि वीजा नहीं मिल रहा था। इतना परेशान होके अपने आप को टॉर्चर के वो लोग वहां पहुंचे, पैसा बना के यहाँ तक घर बना लिया, और जब तक वो यहाँ आई तब तक ब्रेन ट्यूमर हो चुका था, और जब घर देखा और डेथ हो चुकी थी। एंड विच इज वेरी ट्रू। राजकुमार हिरानी साहब को आपकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। नहीं, बट विच इज इसलिए बात अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि जिन लोगों ने फिल्म नहीं देखी है उनको आप पूरी फिल्म का स्पॉइलर दे रही हैं। राजकुमार सर, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। बट मैं अप्रिशिएट, मेरे इंटेंशन राइट थे कि मैं अप्रिशिएट करना चाहती थी इस मूवी को कि बहुत अच्छे से सब्जेक्ट लिया। मतलब मुझे वो पिक्चर तब समझ में नहीं आती कि अगर वो आके खुशहाल रहती। आपने बॉडी को टॉर्चर किया है, कहीं ना कहीं तो बॉडी जवाब देगी, और एक्चुअली उसकी बॉडी ने जवाब, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर ये कंटिन्यू कर रही है ना। सॉरी मैं सॉरी, ओके, नो नथिंग, बट इट्स अ गुड मूवी। और अगर आपको जैसे हनुमान पसंद है वैसे ये भी देखिएगा, अच्छी लगेगी आपको। मैंने लोगों को सिर्फ इतना बोला था कि हनुमान अच्छी फिल्म है। मैंने ये नहीं बताया था कि हनुमान फिल्म में हो क्या रहा है। ओके, मुझे तो कुल मिला के विद टाइम मुझे ये समझ में आया कि मुझे कल को कोई और बेहतर टाउनशिप मिलेगा। ट्रू। तो ये 4 दीवारियां मुझको बांध नहीं पाएंगी। लोग बहुत जज करते हैं। मतलब मेरा ये घर किराए पे है जी। मेरा इंदौर में एक घर किराए पे है जहाँ का मैं 70,000 रुपये भरती हूँ, वो वहाँ पे वृद्धाश्रम चलाती हूँ, ये मेरा है। जब मैं अमेरिका में रहती हूँ वहाँ किराए पे होता है। फिर इसी दौरान में बीच में कभी मैक्लॉडगंज चली जाती हूँ 1 महीने के लिए, तो फिर किराए का। लोग ऐसे जज कर रहे होते हैं कि अरे किराए के घर में रह के क्या ऐश करी, खुद का तो आज तक घर बनाया नहीं। तो मैं ये बोलती हूँ भाई साहब, पृथ्वी पे हर देश में, हर सिटी में, हर घर में मुझे एक कमरा बनाना है, तो अपना घर बना के क्या करूँ। मतलब मजा तो तब आए कि पृथ्वी पे जिस शहर में जाऊँ उस शहर में कोई बोले मैम एयरपोर्ट पे लेने आ रहे हैं और आपका कमरा रेडी है।
हाँ, और जीवन में जिन्होंने बहुत बड़े बड़े घर बना लिए, हाँ, वो उनको ये वरदान थोड़ी ना मिल गया कि तुमने इतना बड़ा और सुंदर घर बनाया, अब तुम कलयुग के अंत तक पृथ्वी में ही वास करोगे। हैं, उनको भी तो उसी समय जाना पड़ेगा ना जब आप और हम जाएंगे। करेक्ट। खत्म हो गई। मैं वही बोलती हूँ यार, एक घर लेके क्या करूँ, मुझे पृथ्वी पे कब्जा करना अपने कामों से, कि हर घर मेरे लिए वेलकम करने के लिए तैयार हो, तो कहाँ पड़ेगी जगह काम रहने के लिए, इतने घर बना लो आप। सो वाओ, आप जब कलयुग की बात कर रहे हैं जी, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, धर्म क्या है आपकी नज़रों में? बिकॉज आप मैंने बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट नहीं देखे आपके, क्योंकि मैं देखना नहीं चाहती थी, मैं आपसे सुनना चाहती थी, सो धर्म क्या है आपके लिए? आप बहुत मुझे एक और मेरा क्वेश्चन है, इतना सारा ज्ञान आया कहाँ से, पहले ये बताइए। और आपकी उम्र क्या है बाय द वे? मैं 40 साल का होने वाला हूँ। 40 साल के होने वाले हैं जी। और हम 50 के होने वाले हैं। इतना ज्ञान तो हमारे पास भी नहीं है, तो हमने क्या किया और आपने क्या किया, वेयर इज द डिफरेंस? आपने क्या किया मुझे नहीं पता। आपने क्या किया वो बता दीजिए। मैंने हर किसी की बात को बहुत ज़्यादा ध्यान से और गहनता से सुना। ओके। मेरे हर किसी के जो 5 सेंसेस हैं, आईज, नोज, टेस्ट, टच और हियरिंग, मुझे लगता है कि मेरा ये वाला सेंस सबसे अच्छा है। आमतौर पे क्योंकि मुझे पॉडकास्ट पे बुलाया जाता है, इसलिए आप मेरा वो साइड देखती हैं जहाँ मैं बोलता रहता हूँ। ऑफ द कैमरा आई एम अ वेरी गुड लिसनर ऑल्सो। आपको थोड़ा बहुत अभी रास्ते में एहसास हुआ होगा। तो मुझे लगता है कि मैं सुन के चीज़ों को बहुत गहनता से याद रख लेता हूँ। कई बार लोग चौंकते हैं, मैं हमेशा नहीं, पर ऐसा भी हुआ है कि 6-6 महीने बाद मैं किसी होटल में वापस गया हूँ और मैंने किसी को देख के बोला, तुम्हारा नाम यही था ना? क्योंकि उसने 6 महीने पहले मैंने उससे नाम पूछा था और उसने बोला था सर मेरा ये नाम है। तो वो मेरे सुनने की क्षमता मेरे 5 सेंसेस में शायद बेहतर है, पहली बात। तो मैं बचपन से बहुत ध्यान से सुनता हूँ और जो बातें अच्छी लगती हैं उनको मैं कहीं ना कहीं ऐसे गांठ बांध के। तो जो कहानियाँ आप सुनाते हैं, धार्मिक कहानियाँ, ये सब सुनी हुई है आपकी या पढ़ी हुई? पढ़ी भी हुई हैं, सुनी भी हुई हैं। देखिए, ज्ञान पाने का जो सबसे पहला स्रोत मानव के लिए रहा है, हम लोगों के लिए रहा है, वो कान रहा है ना? क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट करने की जो पद्धति शुरू हुई वो अभी 5000 साल पहले से हुई। उसके पहले लोग लिखित नहीं करते थे, मौखिक करते थे। इसलिए स्मृति और श्रुति की बात होती। तो मैं श्रुति मेरी अच्छी है, इसलिए श्रोता मैं अच्छा हूँ। और क्योंकि अभी बहुत बूढ़ा नहीं हुआ, इसलिए मेरी स्मृति भी अच्छी है। और श्रुति और स्मृति दोनों मेरी बहुत अच्छी सहेलियाँ हैं जो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ती हैं। तो इसलिए मैं सुन बहुत ध्यान से लेता हूँ और उनमें जो भी इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगती कि ये सुन के मज़ा है, वो मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे भी ऐसा माहौल बने मैं ऐसी चीज़ बताऊँ कि अगर मेरा ये मानना है कि अगर मुझे कुछ सुन के अच्छा लग रहा है तो वो और लोगों को भी लगेगा। क्योंकि मेरा ये बहुत स्ट्रांगली मानना है कि मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हूँ। और अगर मैं ऑर्डिनरी हूँ और मुझे कोई बात अच्छी लग रही है तो बहुत सारे ऑर्डिनरी लोग हैं मेरे जैसे जिनको वो बात जानकर सुन के उतना ही मज़ा आएगा जितना मुझे जानकर सुन के मज़ा आया था। तो एकदम रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सिंपल सी बात। मैं भगवानों के बारे में बात करता हूँ, पर मैं साथ में कभी कभार आपको ये भी बताता हूँ कि आपको पता है आप लोग चीयर्स क्यों करते हैं? क्योंकि जब मुझे पता चला कि अच्छा चीयर्स करने के पीछे का ये फॉर्मूला है या ये रीज़न है, तो मुझे बड़ा मज़ा आया कि ऐसे तो कभी आप सोचिए, मतलब बचपन से हम लोग सुन रहे हैं ना चीयर्स, है ना? आप मतलब बच्चे, आजकल के बच्चे, छोटे बच्चे जो बहुत ही छोटे होते हैं, वो पानी का ग्लास और जूस का ग्लास लेके मजाक में बोलते हैं चीयर्स, है ना? तो तलाते बोलते चीयर्स, पर क्यों बोलते हैं? फिर हम वही 5 सेंसेस पे जा रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके 5 सेंसेस को इन्वॉल्व करे वो आपको कंप्लीट सेटिस्फैक्शन देती है। आपको संपूर्ण संतुष्टि तब मिलती है जब आपके 5 सेंसेस उसमें इन्वॉल्व हो जाए। जब आप कोई भी चीज़ हाथ में लेते हैं ड्रिंक करने की, मैं सिर्फ मदिरा सेवन की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ आप ड्रिंक करते हैं। अब कुछ लोग ये ना बोलें कि बताओ भगवान बैठे हैं और ये ड्रिंक्स की बात कर रहा है। तो भाई, भारत में आप किसी बार में भी जाओगे ना, तो वहाँ भी बार शाम को शुरू होने के पहले गल्ले की पूजा होती है और पीछे भगवान की तस्वीर लगती है। तो हमारा भगवान, हम कहीं भी छुप के भी पीते हैं तो भगवान को पता होता है, तो सब जगह है। तो उस पर तो मेरे को पकड़ना मत, तुम लोग हार जाओ। तो जब भी हम कुछ भी ड्रिंक करते हैं तो उसमें हम 4 सेंसेस को इन्वॉल्व कर पाते हैं। आँख को हम देख सकते हैं हम क्या पी रहे हैं, हम सूंघ सकते हैं,
हम जब टेस्ट करते हैं तो हमको स्वाद पता चलता है। कई लोग कुछ पीने के पहले से उंगली डाल के छिड़कते हैं तो वो छू पाते हैं उसको, ड्रिंक को आप सुन नहीं पाते। तो जब आप चीयर्स बोलते हैं तो आपका पांचवा और आखिरी सेंस उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। जी, तो जैसे ही पांचों सेंसेस इन्वॉल्व हो जाता है तो आपको कंप्लीट सेटिस्फैक्शन। नहीं तो कोई किसी भी चीज़ का सेटिस्फैक्शन जहाँ पे पांचों सेंसेस इन्वॉल्व नहीं होता है वो इनकम्प्लीट सेटिस्फैक्शन की। ये बात आपने ऑनलाइन सबको बता दी है कि हमारी चैनल पे बता रहे हैं? वो मैं बोला हुआ हूँ, पता नहीं कहाँ बोला हूँ, याद नहीं, पर तो जब ये मुझे पता चला तो मुझे बहुत मजा आया। इंटरेस्टिंग। अब हम भगवान जी के बगल में बैठे हैं तो मेरे को थोड़े समय पहले भगवान जी का फुल फॉर्म पता चला। भगवान जी का? हाँ, मतलब भगवान का? हाँ। ओके। तो मुझे ऐसा लगा, और मुझसे तो कई बार सवाल किया जाता है कि आप लोगों को ये बात अच्छी लगती है कि मैं बहुत सिंप्लिसिटी से या बहुत सिंप्लीफाई करके लोगों को सनातन धर्म के जो प्रैक्टिसेस जो पद्धतियां हैं उसके पीछे का लॉजिक देता हूँ। तो कि भाई सनातन धर्म जो है वो साइंटिफिक भी था। तो ऐसी चीज़ों में बोलते बोलते मैं कई बार बोलता हूँ कि जब वहाँ गलीलियो को एंटी क्राइस्ट बोल के टांग रहे थे फांसी पे, कि उसने बोला था कि पृथ्वी गोल है। तब भी आपके इस देश में ज्योग्राफी को भूगोल ही कहते थे। भू मतलब लैंड और गोल मतलब गोल। तो जब वहाँ पे वो रिलीजन से जोड़ के बोल रहे थे कि ये गलत बोल रहा है, तब भी हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा हुआ था कि पृथ्वी गोल है। अब कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि तुमको कैसे मालूम कि भूगोल शब्द पहले बना या गलीलियो ने पहले बोला। तो भाई साउथ में घूमने जाइए, बहुत प्यारी प्यारी जगह है, वहाँ पे हजारों साल पुराने मंदिर हैं। आप सब ने अभी कांतारा फिल्म के बाद लोगों को वराह अवतार ज़्यादा अच्छे से पता है। बोर फेस, दो सींग, है ना। तो दो सींग के ऊपर जो गोल चीज़ रखी होती है इन मूर्तियों में, वो पृथ्वी है, क्योंकि उसके पीछे की कहानी है कि वराह अवतार क्षीर सागर के अंदर से पृथ्वी को निकाल के लाए थे। एक राक्षस लेके घुस गया था, उसको डुबा दिया था। तो उससे बाहर निकालने वाले जो अवतार थे विष्णु के, विष्णु जी के 10 अवतार में एक अवतार है वराह अवतार, जिसपे कांतारा फिल्म लूजली बेस्ड है। उस अवतार के अलग अलग वर्जन्स में। तो आपको मालूम है कि गलीलियो पैदा कब हुए और मरे कब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। लेकिन उससे ज़्यादा पुराने वो मंदिर बने हुए हैं। और आपकी पौराणिक कहानी जो वराह अवतार के बारे में है कि वराह अवतार आए ही क्यों थे, वो आए ही थे क्षीर सागर उस समंदर से पृथ्वी को बाहर लाने के लिए। और बाहर कैसे लाए थे, अपने सींग पे, नाक के बाहर वाले सींग पे रखा हो। तो वो जो चीज़ रखी हुई ना वो फ्लैट नहीं है, वो गोल है। तो हमको हजारों साल पहले से ही मालूम है कि पृथ्वी गोल है। हमको उस समय से मालूम है कि 9 ग्रह हैं। हम नासा के बनने का इंतज़ार नहीं कर रहे थे कि नासा किसी दिन बनेगा, फिर एक एडवांस टेलीस्कोप बनाएगा, फिर बोलेगा सुनो रे, बीच में जो चमक रहा है वो सूरज है, और सूरज नहीं घूमता है, सूरज स्टैटिक है, अर्थ घूमता है। और 9 प्लैनेट्स हैं और वो 9 प्लैनेट घूमते हैं, और इसको हम सोलार सिस्टम बोलेंगे नहीं। हमको मालूम था, इसीलिए हम सूर्य को देव बोलते हैं, क्योंकि पृथ्वी उसके इर्द गिर्द घूमती है। हम पृथ्वी देव नहीं बोलते हैं क्योंकि हमको मालूम है कि सूर्य उसके इर्द गिर्द नहीं घूम रहा है। तो भगवान जी की जो मूर्ति होती है वो वहीं होती है। आप जब वहाँ पूजा करने जाते हैं तो आप भगवान की परिक्रमा करते हैं, इसलिए सूर्य को देव की जगह दी गई है। परिक्रमा का कोई रीजन है क्या? एक बड़ी प्यारी कहानी है ये दोनों की। वो वाली मम्मी वाली पृथ्वी की कौन बड़ा है, वो कार्तिक और गणेश जी का झगड़ा हुआ। मैं कितना पावरफुल है ना। नहीं, मैं कौन शक्तिशाली ज्यादा है और कौन ज्यादा स्पीड है। तो वो मोर पे बैठते हैं, बोले मैं उड़ के कवर करूंगा। ये इनने मम्मी के चक्कर लगा लिए। बोले ये तो मोटू है मेरा छोटा भाई, ऊपर से ये चूहा है, चूहा मोर से नहीं जीत पाएगा, मोटू मेरे से नहीं जीत पाएगा। लेकिन वो गलत साबित हुए, क्योंकि वो चले गए पृथ्वी का चक्कर लगाने, और ये शिव जी और पार्वती जी को बैठाया और 3 चक्कर काट लिए। इन्होंने अपनी बुद्धि लगा ली। तो कार्तिक जहाँ पहुंचे उनको चूहे के पैर का निशान दिखे। बोले छोटू सा चूहा, उसके ऊपर मोटू सा मेरा प्यारा सा भाई, मेरे आगे कैसे चल रहा है। सेकेंड राउंड में आए तो बोले और 4 पैर बने हुए हैं। तो हर राउंड में वो पहले हो चुके थे, और जब वो पहुंचे तो बढ़िया लल्ला दोनों बीच में बैठ के पार्टी कर रहे थे। तो बोले कब हुआ ये? दिखे तुम रास्ते में भी नहीं दिखे। फिर वही बात है ना जो अभी मैं बोला था कि अगर आप गोल गोल गाड़ी चला रहे हैं तो आप रेस किससे कर रहे हैं, किसके साथ करोगे? राइट। क्योंकि आप जिस गाड़ी के को आगे मतलब क्रॉस करके गए हैं, आप एक दिन उसके पीछे भी तो पहुंच जाएंगे, क्योंकि गाड़ी तो गोल गोल घूम रही है। तो बोले तुम रास्ते में दिखे नहीं। तब उनको पता चला कि मेरा ब्रह्मांड, मेरा विश्व, मेरी पृथ्वी, सब ये 2 जन।
हमने इनके चक्कर काट लिए। एक वो कहानी है कि परिक्रमा हम इसलिए करते हैं, ऐसी कई कहानी है। बट कोई साइंटिफिक रीजन है परिक्रमा के? जस्ट बिकॉज की टेंपल्स की एनर्जी होती है और हम घूम रहे हैं तो आप सोचिए ना कि पूरा सोलार सिस्टम है, पूरा पृथ्वी है जिसमें जीवन है, वो सब तो परिक्रमा ही कर रहा है। चांद परिक्रमा कर रहा है पृथ्वी का, पृथ्वी परिक्रमा कर रहा है सूरज का, तो हम कौन है? परिक्रमा ही करना पड़ेगा। और लाइफ बार बार आप और हम बचपन से सुन रहे हैं, लाइफ इज अ फुल सर्कल, लाइफ इज अ फुल सर्कल। तो परिक्रमा ही लगा रहे हैं बेसिकली। ऐसे लगाना है लगाओ, नहीं तो वैसे भी लगा ही रहे, वैसे भी लगा ही रहे। वाओ। तो फिर मैं एक दिन मेरे को पता चला, तो लॉजिक पे मैं जैसे ये बात कर रहे हैं हम जी। जो फॉरेन कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है, उसमें टाइम लीनियर होता है, उनके हिसाब से समय सीधा है, स्ट्रेट है। हमारे लिए समय भी काल चक्र है, गोल है। तो हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम इज साइक्लिक, उनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम इज स्ट्रेट। कितना बड़ा फर्क है, राइट। लेकिन मुझे लगता है कि समय तो साइक्लिक ही हो सकता है, क्योंकि समय का निर्धारण करने के लिए जिन चीज़ों के हिसाब से समय निर्धारित होता है, वो क्या है? जब आपको सूरज दिखता है तो दिन है, जब आपको चांद दिखता है तो रात है। सूरज और चांद दोनों गोल है। हाँ। जो पृथ्वी है जिसमें समय निर्धारण कर रहे हैं हम, वो भी गोल है। पृथ्वी का 24 घंटा खत्म होता है जब वो एक गोल चक्कर काटता है सूरज का, ट्रू है ना, और चांद चक्कर काट रहा है पृथ्वी का। तो ये सारी गोल चीजें गोल गोल घूम रही हैं, तो समय लीनियर कैसे हो सकता है? मेरे हाथ में जो घड़ी है उसका मैं बाहर कोई भी शेप कर दूं, हेक्सागोनल कर दूं, ट्रायंगल कर लूं, स्क्वायर कर लूं, कुछ भी कर लूं, पर अंदर का कांटा तो गोल ही घूम सकता है। आप अंदर के कांटे का शेप चेंज नहीं कर सकते, वो ऐसा ही घूमेगा। तो समय तो काल चक्र ही होगा। इसीलिए हमारी पद्धतियों में, हमारे पूरे पुराणों में लिखा है कि सतयुग होगा, फिर त्रेता हुआ, फिर द्वापर हुआ, द्वापर के बाद अब कलयुग चल रहा है, कलयुग के बाद प्रलय आएगा इनके उससे कि इनका तीसरा नेत्र खुलेगा। बिल्कुल आएगा, कैसे नहीं? हाँ आएगा। हर वो चीज़ जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत होता है। अब आप अंत को कोई भी नाम दे दीजिए। हम बोलते हैं कि जब मास डिस्ट्रक्शन होगा तो हम उसको, आप हिरोशिमा और नागासाकी जाके उस समय के लोगों से पूछिए तो बोलेंगे कि हमको पता है प्रलय कैसा दिखता है, क्योंकि वहाँ पे एटम बम्स गिरे थे, उन्होंने देखा है कि प्रलय कैसा दिखता है। तो ये इस तरीके से मैं अपनी बातों को सिंप्लिसिटी समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये लिखा हुआ है कि जब कलयुग खत्म होगा, प्रलय आएगा, उसके बाद फिर सतयुग शुरू होगा। तो टाइम तो साइक्लिक ही है ना। तो ऐसे ही पढ़ते समझते एक चीज़ पता चली कि क्योंकि बार बार बोला जाता है लॉजिक नहीं है तुम लोगों में। कभी पेड़ की पूजा करते हो, कभी गाय की पूजा करते हो, कभी हाथी की पूजा करने लग जाते हो। अरे आजकल मेरे पे लोग बहुत नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। मेरा जो चैनल है उसमें मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करके शुरू किया था मैंने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव माइंडसेट। मुझे नहीं पता मेरे जीवन में अध्यात्म क्यों आ गया कि अब मैं गीता की बात कर रही हूँ, कभी गीता पढ़ रही हूँ, कभी विपासना जा रही हूँ, कभी शिव जी, ये सब अपने आप हो रहा है। तो किसी ने मुझे कमेंट किया, मैडम चुपचाप लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों नहीं सिखाती हैं? अभी तो रीसेंट कमेंट है कि मैम आई फॉलो फॉरेन कोचेस, क्योंकि फॉरेन कोचेस ज्यादा, आप लोगों ने तो मतलब ये पूजा पाठ और कमेंट। हाँ, तो इसका मैं क्या जवाब दूं इन बच्चों को जो आज की ऐसी बातें करते हैं? एक ही जवाब दीजिए, साइंटिफिक ज्यादा हो रहे हैं। एक ही जवाब दीजिए, बोले खुश रहो। वो तो मैं बोलती हूँ गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी। नहीं, व्हाई गॉड ब्लेस यू? आपका दूसरा सवाल था ना, धर्म क्या है? हाँ, बड़ों का सम्मान करना धर्म है। ट्रू। अपने से छोटों की रक्षा करना धर्म है। अपने धर्म का मान रखना धर्म है। अपने धर्म की सेवा करना धर्म है। अपने धर्म की रक्षा करना धर्म है। इसीलिए वाई, मतलब ये सब ना हमको बड़े सिस्टमेटिकली सिखा दिया गया है। जैसे आपके मुंह से अपने आप निकलता है ना, जो अभी निकला, आप बैठी हैं गणेश जी के नीचे, आप बोल रही हैं गॉड ब्लेस यू। आप क्यों नहीं बोल रही कि भगवानों का या गणेश का आशीर्वाद तुम पे भी बना रहे, हमेशा बना रहे। तो ये गॉड ब्लेस यू कहाँ से आया? ट्रू ट्रू ट्रू। तो ये बहुत सिस्टमेटिकली हम लोगों में इन्फ्यूज किया गया है। बोल दूं मैं अपने चैनल वालों को, गाइस अब मैं गॉड ब्लेस यू नहीं बोलने वाली, गणपति आपको खूब सारे आशीर्वाद दें, ऐसा बोलूंगी। मुझे गॉड से कोई परहेज और परेशानी नहीं है। ऑल अबाउट द, लेकिन मैं गॉड ब्लेस यू तब बोलूँगा जब बाकी समुदाय के लोग खुद में इतनी सहनशीलता ले आएंगे
कि वो, मैं शुभ रात्रि बोलूँगा तो वो शुभ रात्रि बोलेंगे, तो मैं गुड नाइट बोलूँगा। मैं प्रणाम बोलूँगा और वो मेरे को प्रणाम का जवाब प्रणाम में देंगे, तो हम गुड मॉर्निंग कर लेंगे, तो मैं गुड मॉर्निंग बोलूँगा। मैं गॉड ब्लेस यू बोलूँगा अगर मैं उनके सामने झुकूँ और वो बोलें कि तुम्हारे भगवान का आशीर्वाद तुम पे बना रहा है। जब वो आपकी भाषा नहीं सीख रहे हैं, हाँ। तो आपको क्यों इतनी खुजली हो रही है? आपको, मतलब नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई मीन जनरल टेलिंग, कि आपको उनके जैसा बनना है। वो तो आपके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी हर भारतीय, मतलब भारतीय है जो हर जगह सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट जगह पे सीईओ बन के बैठा है। हाँ। आपको और मुझे यही नहीं समझ में आया कि हम, आई अंडरस्टैंड, और मैं आजकल ये बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इंग्लिश in order to sustain and stand on a global platform. There's no debate on that. पर A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, आपको ABCD सीखना है ना। तो आप A for apple बच्चे को क्यों सिखा रहे हो? आप A for अग्नि सिखाओ। अगर आप मुस्लिम हो तो A for अल्लाह सिखाओ। B for ball क्या होता है? B for belief सिखाओ, B for भगवत गीता सिखाओ, B for भगवान सिखाओ, C for culture सिखाओ, C for चंद्रमा सिखाओ। अभी आप बोल रही थी धर्म क्या है, यही तो है धर्म, कि आप डी फॉर डॉग क्यों सिखा रहे हो? डी फॉर धर्म सिखाओ ना। आपको ई फॉर एलिफेंट सिखाना है, राइट। आप ई फॉर एक दंत सिखाओ। आपका बच्चा पूछेगा, आपका बच्चा पूछेगा एक दंत क्या होता है, तो आप एक कहानी बताएंगे, जो आपकी धरोहर है ना, आप वो बताएंगी कि बेटा एक दंत नाम के पीछे की कहानी ना ये है। एफ से फैन क्यों सिखा रहे हो? फैन चलाना सीख जाएगा मेरा बच्चा। करेक्ट। आपको सिखाना पड़ेगा कि तुम एक लौती कौम हो जिसके एक हाथ में शस्त्र है और दूसरे हाथ में शास्त्र है। आपको एफ से सिखाना ना, आप एफ से फरसा सिखाओ। आपके परशुराम का औजार था वो। और ये सिखाते सिखाते इन्होंने ABCD सिखाते सिखाते इन्होंने बहुत प्यार से आपको सिखाया G फॉर गॉड। आपको G सीखना है ना, आप G फॉर गणेश जी सिखाओ, आप जी फॉर गरुण पुराण सिखाओ, आप जी फॉर गीता सिखाओ, और आप कुछ नहीं सिखाना चाहते हो तो आप जी फॉर गुरु सिखाओ। आपके जीवन की पहली गुरु आपकी माँ होती है। सही, हाँ, और पूछेगा तो बताने को मिलेगा। वेरी ट्रू। हाँ, तो ऐसे तो आई कैन गो ऑन। मतलब आप R फॉर रैट क्यों सिखा रहे हो? आप R फॉर राम सिखाओ। K फॉर काइट क्यों सिखा रहे हो? K फॉर कृष्ण सिखाओ। तो सवाल पूछेगा ना कृष्ण, उसको दिखेगा ना कि राम, R फॉर राम ऐसे दिखते हैं, K फॉर कृष्ण ऐसे दिखते हैं। S फॉर स्नेक सिखा रहे हैं, सांप सिखाना है, S फॉर शेषनाग सिखाओ, S फॉर सरस्वती सिखाओ, S फॉर शिव सिखाओ। धन्य हो, आपकी वाली ABCD लॉन्च करनी पड़ेगी सच्ची में। मतलब मैं देख रही हूँ मम्मी पापाओं को लग रहा है, कई माता पिता चाहते हैं हमारे बच्चे धर्म सीखें। कहाँ से शुरुआत होगी? यहाँ से शुरू होगी। वेरी ट्रू, यहीं से शुरुआत होगी। आप स्कूल में उनको A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल सिखाने दीजिए, घर आके आप अपना सिखाइए। उन लोगों को A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल इसलिए सिखाया जा रहा था अंजना जी, क्योंकि वो लोग का IQ हमारे कंपैरिजन में हमेशा ही लो रहा है। मैं उनको डिमीन नहीं कर रहा हूँ, हाँ, बट जो सच है वो सच है, हाँ, मैं उनका निरादर नहीं कर रहा हूँ। आपको ये समझना पड़ेगा कि जब वहाँ के बच्चे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल सीखते थे, तब यहाँ पे गुरुकुल का बच्चा पूरा श्लोक बोलता था बिना प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक के, और उसके बाद अर्थात बोल के उस श्लोक को एक्सप्लेन भी कर लेता था। तो आपको बढ़ाया नहीं जा रहा है ABCD सिखा के, आपको A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, आपको आपका IQ लेवल गिराया जा रहा है। हमारे ज़मीन में पैदा हुए बच्चे उस समय भी उससे ज्यादा सीखने का मादा रखते हैं। जबकि मैंने सुना है अक्षत जी, नासा में मैंने ऐसे सुना था या पढ़ा था कि वो लोग हमारे ग्रंथों के श्लोक का संधि विच्छेद करके अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। जैसे पुष्पक विमान, जब उन्हें पता पड़ा था पहली बार कि पुष्पक विमान क्या था, एंड देन उन्होंने उसका संजीवित किया, बहुत जाना, तब जाके एरोप्लेन बनाया था, समझने के बाद कि ये था क्या, पुष्पक विमान कैसे उड़ता था, यू नो। आपको लगता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी हाँ, है? ये मैं पूछना चाह रही थी। नहीं है। मुझे बोलते हैं कि माइथोलॉजी, अरे माइथोलॉजी ये है कि आपको लगता है कि ग्रेविटी न्यूटन ने इजाद की, ये मिथ्या है।
ये है माइथोलॉजी। माइथोलॉजी। अब आपको, अगर आप किसी चीज को सत्य मानते हैं तो फिर वो माइथोलॉजी नहीं कहलाती, वो सत्यलॉजी कहलाती है। और ये न्यूटन का लॉ है, ग्रेविटेशनल। हाँ, जबकि आपके मैंने एक पॉडकास्ट में आप मेरे यहाँ पे भी बताएं जरा कि क्या था ये न्यूटन के पैदा होने से 500 साल पहले, चलिए और पीछे चलते हैं, न्यूटन से पैदा होने के 1000 साल पहले एक शख्स थे जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त। वो उस समय के फिलोसफर, ध्यान से सुनिए अगर अभी ध्यान हटा है इधर उधर। हाँ, वो उस समय के फिलोसफर थे, ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने किताबें लिखी हैं उस समय, न्यूटन के 1000 साल पहले। उस पूरी किताब में 3 लाइनें लिखी हुई हैं, और वो 3 लाइनें कि जैसे अग्नि का काम है भस्म करना, जैसे पानी का काम है हर चीज पे शीतलता प्रदान करना, ठंडक प्रदान करना और बहना, वैसे पृथ्वी का काम है हर चीज को अपने प्रति आकर्षित करना। वो अपनी बड़ी सी किताब में ये धरती के बारे में इतना सा लिख के चल बसे, ब्रह्मगुप्त जी। 500 साल बाद एक और आदमी हुआ, उसका नाम है भास्कर टू। क्योंकि पहले ऐसे इकाई, द्वितीय, तृतीय ऐसे चलता था ना, तो अब हम उनको, क्योंकि हम अंग्रेज हो गए ना, तो अब हम बोलते हैं ब्रह्मगुप्त टू। वो असल में ब्रह्मगुप्त द्वितीय। तो उन्होंने उस 3 लाइन को उठाया, भास्कर टू, सॉरी भास्कर द्वितीय, नॉट ब्रह्मगुप्त द्वितीय। भास्कर द्वितीय ने वो 3 लाइनों को उठाया और उस पे उन्होंने बहुत कुछ लिखा, और बोला कि ये जो प्रोसेस है ना, ये जो फिनोमिना है कि एवरीथिंग इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ, इसको हम गुरुत्वाकर्षण बोलेंगे। वो अपना काम करके मर गए। उसके 500 साल बाद न्यूटन अंकल पैदा हुए थे, और वेट कर रहे थे कि एप्पल गिरेगा तो मैं बोलूंगा कि गुरुत्वाकर्षण को हम अंग्रेजी में ग्रेविटी कहेंगे। लेकिन हमको नहीं पता है, हमको क्लास में सिखाया जा रहा है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, 27 किताबें। लेकिन आज हम लोगों की इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि अगर अभी मैं आपको अचानक से बोल दूंगा या नए लोगों को बोल दूंगा कि शल्य चिकित्सा, तो उनको लगेगा कि ये शौचालय की बात कर रहा है, कहाँ है। शल्य चिकित्सा हिंदी शब्द है प्लास्टिक सर्जरी का। तो शल्य चिकित्सा और ये सुश्रुत की लिखी 27 किताबें, जिसको हम सुश्रुत संहिता कहते हैं, वो यहाँ से गई अरेबियन कंट्रीज, अरेबिक में ट्रांसलेट किया गया, वहाँ से गई पर्शियन कंट्रीज, वहाँ से गई फॉरेन वेस्टर्न कंट्रीज, जहाँ पे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और उसको शब्द दिया गया प्लास्टिक सर्जरी। पूरी दुनिया को प्लास्टिक सर्जरी सिखाने वाला एक भारतीय है, और ये मिथ्या नहीं है, ये हिस्ट्री है, ये डॉक्यूमेंटेड है। उसका नाम था सुश्रुत, पर हमको नहीं पता है। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए एक बड़ा बदलाव के लिए अक्षत जी? क्योंकि मैं देख रही हूँ, मतलब मैं खुद अब जानने और समझने की कोशिश कर रही हूँ। अभी तक मैं अध्यात्म में थी भी नहीं, आई डोंट नो, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरा गणपति में इंटरेस्ट था बहुत सालों से, और आई थिंक यही गाइड करते जा रहे हैं। तो जैसे जब धर्म की बात करते हैं, तो अभी मैंने एक रिसेंटली एक बुक में पढ़ा कि धर्म क्या है, तो उसमें बहुत अच्छे से लिखा, तो मुझे बहुत अच्छा समझ में आया कि आत्मधर्म ही धर्म है। इंसान धर्म के साथ ही पैदा होता है, आत्मा का अपना एक धर्म होता है, और वो उसी के साथ पैदा होता है कि ये सोल का क्या एक्टिविटीज है, ये सोल क्या सोचती है, यही उसका धर्म है। हाँ, तो बाकी सब रिचुअल्स है यहाँ के। हाँ, तो धर्म जो शब्द है ना, उसको बहुत लोग कंफ्यूज कर लेते हैं रिलीजन से। रिलीजन, धर्म मतलब रिलीजन नहीं होता है। वो तो परंपराएं हैं अलग अलग, सबकी अपनी अपनी है, बट वो धर्म नहीं है। वो धर्म नहीं है। धर्म है अपने गुरु को, अपने माता पिता को मान देना, उनकी इज्जत करना, वो मेरा धर्म है। अपने देश, अपने जमीन की रक्षा करना मेरा धर्म है, और अपने रिलीजन का बचाव करना, चाहे वो शस्त्र से हो या शास्त्र से, वो मेरा धर्म है। आप महिला हैं, आप महिला होते हुए मुझसे उम्र में छोटी हैं या बड़ी, आपको मान सम्मान की नज़र से देखना मेरा धर्म है। मुझे लक्ष्मण सिखाते हैं कि भाभी माँ समान होती है, और भाभी को वो कैसे पहचाने थे जब रावण ले गया था, तो एक पायल देख के, जब वो चीज़ें गिराते हुए जा रही थी रास्ता बनाते हुए, तो लक्ष्मण के पास एक पायल लाई गई, और वो पायल देखिए, बोले मेरी सीता माँ इधर ही गई। लक्ष्मण ने कभी सीता का चेहरा ही नहीं देखा था, वो सिर्फ उनको उनके पैर से और उनके पैर में दिखने वाली पायल और बिछिया से पहचानते थे। तो जब पायल और बिछिया देखे तो बोले ये मेरी माँ का। तो वहाँ से मेरा धर्म बनता है कि अगर मेरी ज़बान पे किसी भी महिला को लेके भाभी आ रहा है, तो मैं उसको उस नज़र से देखूं जिस नज़र से मैं अपनी माँ को देखता हूँ, है ना। तो ये मेरा धर्म है। और अगर इस धर्म से किसी को प्रॉब्लम है,
तो फिर उसमें प्रॉब्लम है। एंड आई थिंक मैंने जब इस टॉपिक को पढ़ा कि आत्मधर्म, फिर मैं बहुत एनालिसिस करी थी। आई सेड दैट्स द ओनली रीजन कि कई बार आपने देखा है कुछ लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। कई मुस्लिम भाई बहन हैं जो हिंदू धर्म में आए हैं, है ना, तो मुझे लगता है वो उनका आत्मधर्म यानी सोल का धर्म रहा होगा, सही चीज या कुछ एथिक्स जो उन्हें हमारे धर्म में अच्छे लगे, इसलिए वो कन्वर्ट हो गए। मतलब ऐसा नहीं था कि धर्म चेंज किया, बेसिकली आत्मा का धर्म था, जो उसको अच्छा लगा उसने कर लिया। नहीं, आप चाह के भी ना हिंदुत्व को छोड़ सकते हैं, राइट, और ना आप चाह के हिंदुत्व को अपना सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ठीक है, आप दाढ़ी कटवा लीजिए, टोपी हटा लीजिए, माला पहन लीजिए। आप जब दाढ़ी रख के घूम रहे थे ना, टोपी लगा के घूम रहे थे ना, तो भी आप सनातनी तो थे, हिंदू हो ना हो। हाँ। अगर आपको अगर आप रात को जीवित हैं, और अगर आप रात को इसलिए जीवित हैं क्योंकि पीपल और बरगद के पेड़ मैंने बचा लिए हैं, उस पे सूतली बांध के पूजा करके, अगर उस सांस से आप जीवित हैं ना, तो आप हिंदू हैं और तो आपको सनातन पद्धति ने जिंदा रखा है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते आप। जहाँ अब हम छूट गई वो बात, बाद में आपके पॉडकास्ट को सुनने वाले बोलेंगे कि अरे वो भगवान का फुल फॉर्म तो बता दे। हाँ, भगवान का फुल फॉर्म। तो हम इतने लॉजिकल लोग हैं, ये पूरी बात देखिए ऐसे आती है कि भगवान की बात तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन ये बात कैसे आती है, हम बड़ी कहानियां करते हैं। कहानियां आप किसको सुनाते हैं? नासमझ को सुनाते हैं ना। छोटे बच्चों को कहानी सुना के उनको उसके पीछे एक पाठ दिया जाता है ना। हम बड़े नासमझ रहे हैं पहले, लेकिन उन नासमझों हमारे जो पूर्वज थे जो ना समझते, उनमें एक बहुत अच्छी बात थी, वो सवाल पूछते थे। वो क्वेश्चन करते थे। आप सोचिए कि कभी कहीं ऐसा हुआ होगा कि एक बुद्धिजीवी जिसको विज्ञान की समझ होगी उस समय, वो होगा हिंदू और सनातनी, वो गया होगा 10 घरों के एक छोटे से गांव में जो चारों तरफ से घिरा हुआ है जंगल से। वो वहाँ आया होगा, उसको दिखा होगा कि इन लोग का व्यवसाय तो पेड़ काटने से चल रहा है। तो वो बोला होगा कि सुनो, पेड़ जो है ना वो दिन में ऑक्सीजन देता है और आप कार्बन डाइऑक्साइड, और लेकिन रात को पेड़ ऑक्सीजन लेता है, वापस लेता है। रात भर पेड़ जो है वो ऑक्सीजन वापस लेता है, ये सच है। तो उस समय के नासमझ मगर सवाल पूछने की क्षमता रखने वाले लोगों ने बोला होगा कुछ तो भी ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, दिखाओ। आज तो आप और मैं सवाल नहीं पूछते ना, हमको क्लासरूम में बताया गया डायग्राम बना के कि ये विच इज़ गोइंग, ऐसे एरो लगा के वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो पेड़ ले रहा है, और पेड़ से जो निकल के आ रहा है इस तरफ का एरो वो ऑक्सीजन है, एंड वाइस वर्सा। उस समय के लोग ऐसे डायग्राम से नहीं मानते थे, प्रूफ चाहिए, दिखाओ। जो आजकल बाकी लोग करना चालू किए ना कि प्रूफ चाहिए। तो उस समय वो भी, ये जो लोग सीखे वो भी हम ही से सीखे, प्रूफ मांगना। अब प्रूफ कहाँ से दें? हवा दिखाने का उस समय साइंटिफिक तरीका तो था नहीं। तो उस बुद्धिजीवी ने बोला होगा कि सुनो, ऐसा है कि रात को ना जंगल में पेड़ के नीचे जाके सोना नहीं, पेड़ में भूत रहते हैं। तो एक समझदार जो सवाल करना जानता हो उसने बोला कुछ तो भी डरा रहा है, वहम है। मैं रात को सो के दिखाऊंगा पेड़ के नीचे कुछ नहीं होता है। वो गया होगा सोने। वो बुजुर्ग होगा या अधेड़ उम्र का होगा, निकल लिए वो। गांव में बात हुई, यार वो पेड़ के नीचे सोया था, मर गया। तो इस बुद्धिजीवी ने बोला कि मैंने कहा था ना कि भूत रहता है। एक और जवान खड़ा बोले, अरे उसके तो जाने की उम्र आ गई थी, मैं रात को सो के दिखाऊंगा, कुछ नहीं होगा। वो गया, रात को सोया। रात को 3 बजे वो दौड़ता हुआ गाँव वापस आया होगा और बोला होगा कि मेरे को पसीना आ रहा था, ऐसा लग रहा था कोई मेरा गला दबा रहा है, और ऐसा लग रहा था कोई मेरी छाती पे बैठा हुआ है या बैठी हुई है। जब आपको सांस कम आती है तो आपको सांस नहीं आती है तो आपका गला चोक होता है और आपका चेस्ट में कंजेशन फील होता है, ब्रेथलेसनेस होता है, और तब आपको पसीना आता है। जब ऑक्सीजन घटता है तो पसीना आता है। तो वो जब जिंदा आ गया होगा 3 बजे की, मैं तो बीच में उठ के आ गया, ऐसा लगा कोई चुड़ैल मेरी छाती पे बैठ के मेरा गला दबा रही। तो उस बुद्धिजीवी ने बोला होगा कि मैंने बोला था। क्यों किया? कहानी बना के भूत से क्यों डराया? वो हम बोलते हैं ना, कौन सा ऐड है, दाग अच्छे हैं, एरियल दाग अच्छे हैं। कभी कभी डर अच्छा होता है। वो इसलिए डराया गया ताकि तुम ये गलती ना करो।
पेड़ काटने के, पेड़ मत काटो, पेड़ जंगल में रात को मत जाओ, क्योंकि जब इतने 100 पेड़ एक साथ ऑक्सीजन लेंगे तो तुमको तो क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो गई, तुमको तो चेस्ट में कंजेशन फील हो गई। अब नई मुश्किल हो गई, नई मुश्किल ये हो गई कि अरे लेकिन जंगल के उस पार तो खेत है हमारा, रात को जाना पड़ता है, अब जंगल कैसे क्रॉस करके जाए, पेड़ पे तो भूत रहते हैं। तो ये बुद्धिजीवी ने फिर दिमाग लगाया। इस बुद्धिजीवी ने बोला कि एक काम करो, पीपल और बरगद जो है ना, उसमें भगवान का वास होता है, उसको मत काटना। पीपल और बरगद को इसलिए नहीं काटा गया क्योंकि पीपल और बरगद रात को भी आपको ऑक्सीजन देता है। आप सोचिए एक ऐसा जंगल जिसमें एक भी पीपल और बरगद और भी ऐसे 2-4 पेड़ हैं, अगर उन पेड़ों को काट दिया जाए ना समझी में कि अरे बरगद का इतना मोटा पेड़, चलो पूरा गांव मिलके इसको काटे, इतनी लकड़ी निकलेगी। अगर आप उसको काट देंगे तो जंगल से पूरी रात आपको जीवित कौन रखेगा? वेरी ट्रू, है ना। तो उस चक्कर में कि अच्छा ये बैलेंस करना पड़ेगा ना, क्योंकि पेड़ों में तो भूत रहते हैं लेकिन पीपल और बरगद में तो भगवान रहते हैं। तो इसको इस 2 कारणों से मत काटो। एक तो इन भूतों से मेरा भगवान लड़ेगा, पहला। दूसरा कि इन पेड़ों को काटूंगा तो भगवान का घर गिराऊंगा, क्योंकि भगवान इसमें रहते हैं तो भगवान पाप देंगे। तो चलो डरा देते हैं कि देखो ये पेड़ काटो भगवान पाप देंगे। इस डर की वजह से पीपल और बरगद बचे हैं, और इस पीपल और बरगद की वजह से हर वो शख्स भी जिंदा है जो हमको नहीं मानता। थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये लॉजिक है। ये लॉजिक है। ठीक है, अब तो लॉजिक तुम लोगों में लॉजिक नहीं है, तुम पेड़ में सुतली बांध के पूजा करते रहते हो। अरे जो जीवनदायी है भाई, आप अपने भगवान को या जिस भी आराध्य को मानते हो, आप उसकी पूजा करते हो ना, आप अपने माता पिता को इज्जत देते हो, उनका पाँव छूते हो ना, क्यों? क्योंकि वो जीवनदायी है। वो पेड़ मेरे लिए जीवनदायी है। धागा बांध के प्रे करने में ये तो मेरी समझदारी है कि मैं उस चीज के सामने हाथ जोड़ने की क्षमता रखता हूँ। मेरे को झुकना आता है उस चीज के सामने जो हर रात मुझे जीवित रखता है। तो जो भगवान शब्द है उसका भी एक फुल फॉर्म है। भगवान का फुल फॉर्म होता है भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर, पानी। 5 एलिमेंट्स। तो भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, भगवान। इसलिए वो शब्द भगवान है, लगवान नगवान नहीं। 5 एलिमेंट्स भगवान है। तो ये है भगवान। और जो भी व्यक्ति इन 5 तत्वों अपने वश में कर लेता है ना, हम उसको भगवान की श्रेणी में रख देते हैं। उस पे भी एक लॉजिकल कहानी है। कुछ साल पहले तक जितने फॉरेन डेलीगेट्स आते थे उनको ना एज द टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड मेमोरी जो दिया जाता था, वो ताजमहल का एक मूर्ति दिया जाता था। अभी कुछ साल तक। आई नो। फिर ये 4 अक्षर का आदमी आया, मोदी, वो तो बंद करो, ये यहाँ की धरोहर गीता है।